नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं SCERT वर्ग 7 के भूगोल की पुस्तक हमारी दुनिया के इकाई 1 ख का चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। फौजी चाचा छुट्टी में घर पे आए हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं और बातचीत के क्रम में वो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो आइए हम सभी महत्वपूर्ण बिंदु को संदर्भ के साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे। तो पहला है साथियों वन। तो वन है तो हम है, यह ऐसा कहा जाता है और ये वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सघन वन पाए जाते हैं। ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियां देने के साथ साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते भी हैं। आप सभी जानते हैं वन न सिर्फ लकड़ियां देते हैं बल्कि जीव जंतुओं पशु पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वन से संबंधित चीज है, एक चीज है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी क्षेत्र विशेष में जितने भी घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं उसे सम्मिलित रूप से एक टर्म दिया जाता है प्राकृतिक वनस्पति। इसी को कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब इसके बाद है वन। वन क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष पर एक बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है, तब उसे वन कहते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तो वो वन कहलाता है। इसमें कोई मानव इंटरफेरेंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला टर्म है सामाजिक वानिकी। अब क्या है कि आजकल पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो मानव भी है कृत्रिम रूप से वनों को लगाते हैं और इसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। तो सामाजिक वानिकी को भी आप समझ गए होंगे, यानी कृत्रिम रूप से वनों को लगाया जाना पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सामाजिक वानिकी कहलाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, 91.27%, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, इसे आप याद रखेंगे। सर्वाधिक वन प्रतिशत यानी किसी राज्य की सर्वाधिक भूमि पर वन प्रतिशत, तो इसमें मिजोरम है, क्योंकि मिजोरम के 91.27% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। जबकि समग्र रूप से सर्वाधिक भूमि पर वन पाए जाने वाला राज्य वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 77.7 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, जो भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा है, अर्थात सर्वाधिक है। अब है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। पर्यावरण विशेषज्ञ का मत है कि वन जो है वो कम से कम पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के 33% भूभाग पर पर्यावरण संतुलन के लिए वन का होना जरूरी है। तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, ऐसा पर्यावरणविद मानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इसे आप याद रखिए। वनस्पतियों की जो प्रजाति है वो लगभग 10 लाख प्रकार की है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहां भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन, खास करके अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। तो वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। खास करके विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वन है अमेजन का वन, उसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। आगे पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयां बनाई जाती है।
हिमालयन यव नाम का एक पौधा है, उसमें जो रसायन पाया जाता है उस रसायन से कैंसर हेतु दवाइयाँ बनाई जाती, कैंसर के उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चे और फौजी चाचा के बीच बातचीत आगे बढ़ता है। अब आगे यहाँ जो है कि वनों के जो वितरण है, वन संसाधन है, इसके विकास और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कई कारक हैं। ये कारक हैं जलवायु, उच्चावच, मृदा, स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता, ये सभी प्रमुख कारक हैं जो वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। अब इस आधार पर कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, पतझड़ वन, पतझड़ वन को पर्णपाती वन भी कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। पतझड़ वन या पर्णपाती वन, मिश्रित वन तथा शंकुधारी वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों के वितरण के आधार पर इसे सदाबहार वन, पतझड़ वन या पर्णपाती वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वनों इत्यादि में वर्गीकृत किया गया है। तो अब सदाबहार वन के बारे में हम जानते हैं साथियों। इस पैराग्राफ में आप सदाबहार वन के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरी बातों को सुनने के बाद इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वही बातें जो मैं बताऊंगा वही बातें यहाँ लिखी हुई है। तो सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष, उसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर तक होते हैं। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं। यहाँ छोटे से छोटे क्षेत्र पर कई किस्मों के वृक्ष उगते हैं जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती है। परिणामतः वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। अमेजन, दक्षिण अमेरिका में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी में राज्यों में पाया जाता है। यहाँ सिनकोना, रबड़, महोगनी, एवोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार, पतझड़ वन मिलते हैं। सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। तो साथियों, सदाबहार वन इसलिए नाम है कि सारे वृक्ष, इसकी औसत ऊंचाई पहले तो ये समझिए कि 60 मीटर के आसपास होता है। शाखाएं कम होती है, छोटे से क्षेत्रों में कई किस्मों में उगते हैं, अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां को गिराते हैं। एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, अलग अलग पुरानी पत्तियों को गिराते जाते हैं, नए पत्ते आते जाते हैं। तो इस तरह से वो साल भर हमेशा हरा भरा दिखता है, इसलिए इसका नाम सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेजन नदी घाटियों में इन्हीं वनों को सेल्वा कहा जाता है। सदाबहार वन को अमेजन घाटी में सेल्वा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिम, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसके पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसे वन पाए जाते हैं। ऐसे वन में सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। और ये उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन भी लेकिन वहाँ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को समझते हैं। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। यहाँ सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं सहतूत इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। तो साथियों, समझ गए होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के पहले वहाँ के वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं। पत्तों को गिरने के कारण सारा वृक्ष पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन जो है ना, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, आपने देखा कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी घाट पहाड़ी के पूर्वी ढाल पर, पूर्वी भाग पर पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इनमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, सहतूत, ऐसे इन्हीं
बिंदुओं से प्रश्न बनते रहेंगे कि रोजवुड चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को घुमाकर अब साथियों फौजी चाचा आगे शंकुधारी वन के बारे में बताते हैं बच्चों को। तो शंकुधारी वन हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों में अधिक ऊंचाई भागों पर मिलते हैं। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई वाले भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊंचाई में वृद्धि के पहले आगे बढ़ते हैं साथियों, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, फिर इस मैप की भी चर्चा कर लेंगे। अब देखिए कि पर्वतीय भाग में क्या होता है, आप हिमालयन भाग में देखेंगे कि एक ही साथ इन वनों की प्रकृति में अंतर देखा जाता है। निचले इलाके में पतझड़ वन, पहाड़ी भागों में, इससे ऊपर उपोष्ण सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पति मिलती है। तो पहाड़ी भागों में नीचे पतझड़ वन, ऊपर थोड़ा जाएंगे तो उपोष्ण सदाबहार वन और सबसे ऊपर अल्पाइन वन वनस्पतियां मिलती है। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं। यहाँ सुंदरी जैसे मैंग्रोव दलदली वृक्ष की प्रधानता है। सुंदरी, आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, वहां पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। तो डेल्टा प्रदेशों में ज्वारीय वन पाया जाता है और मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। ज्वारीय वन में आप देख सकते हैं कि सुंदरी जैसे मैंग्रोव मत दलदली वृक्ष की प्रधानता है। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है। और यहाँ इस मैप को आप देख लेते हैं साथियों, तो इस मैप में यहाँ देखिए ये चिन्ह है, संकेत। इन संकेत के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ऐसी जो तिरछी लकीर है इसके माध्यम से सदाबहार वन को, ये सीधी लकीर के माध्यम से पतझड़ वन, ऐसे डॉट डॉट शुष्क, फिर ये पर्वतीय वन और फिर इस तरह से डेल्टा वन। तो भारत के मानचित्र में आप इन सभी वनों को देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वनों को दिखाया गया है, आप इन सबको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है वनों की उपयोगिता। तो वनों का तो व्यापक उपयोग है, लेकिन प्रारंभ में वनों का उपयोग मानव जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए करता था। प्रारंभ में जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, विषम जलवायु से बचने के लिए। धीरे धीरे मानव वनों पर और आश्रित होने लगा। वनों से प्राप्त लकड़ियों की सहायता से घर बनाना, लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर निर्माण में करने लगा और तरह तरह की चीज़ें वनों के माध्यम से मनुष्य प्राप्त करने लगा। अब यहाँ बच्चों के बीच प्राप्त होते हैं, बच्चे रोहित उसमें बोल पड़ते हैं फौजी चाचा को कि वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में तथा लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। रोहित ऐसा कहते हैं फौजी चाचा को। फिर सोनाली बोलती है, वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया सलाई, रबर उद्योग के लिए, कच्चा माल, रेल डिब्बों, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। सभी सत्य कथन है, फैक्ट है। अब है सीमा, उसमें और बात जोड़ देती है कि जनजातीय वर्ग के लोगों की आश्रय स्थली का कार्य करता है वन। अब जनजातीय लोग तो वन में ही रहते हैं, वनवासी, आदिवासी। भूस्खलन एवं मृदा अपरदन को रोकने में भी यह उपयोगी है। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता को रोकने का कार्य करता है, यानी बारिश के लिए भी वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधे भी वन से ही प्राप्त होते हैं। जलावन की लकड़ी, औषधि एवं कई उद्योग के लिए कच्चा माल मिल जाता है, परंतु पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। बच्चे सारी बातें बताते हुए ये भी कहते हैं कि खूब वनों को काटा जाता है, इसलिए वन संरक्षण भी किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए वन्य जीव हिरन को दिखाया गया है। यहाँ पर साथियों हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसकी तस्वीर है। ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इनकी तस्वीर है। ये सभी वनों में ही रहते हैं। आगे बाघ के बारे में फौजी चाचा अपने बच्चों को बताते हैं, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव हिरन, हाथी आदि, उभयचर जीव मेढक, कछुआ, सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केचुआ इत्यादि। तो इसमें शाकाहारी मांसाहारी तो कॉमन है, आप सभी जानते होंगे। उभयचर जीव ऐसे जीव होते हैं जल एवं स्थल दोनों जगह रहते हैं। यहाँ 2 उभयचर जीव का नाम दिया हुआ है, मेढक का और कछुआ का, इसे याद रखेंगे। सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केचुआ, ये सब सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। ये इन जीवों के निवास स्थल के रूप में भी वन काम करते हैं।
राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसकी चर्चा कर ली। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इनकी भी चर्चा हो गई। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है, ये जान लीजिए। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है, यानी विरासत पशु हाथी। लेकिन हम लोग नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, इसलिए वन एवं वन्य जीवों की संख्या घट रही है। फौजी चाचा बताते हैं। महेश ने कहा, तब तो हमें इनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात अब इसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। फौजी चाचा बताते हैं कि सरकार वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में, अब यहाँ फैक्ट है, सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। तो रेड डाटा बुक समझ गए साथियों। 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से संकट में जो जीव जंतु जो घिरे पादप प्रजाति है, पादप प्रजातियां हैं, उनकी एक सूची तैयार की गई, उन्हीं को रेड डाटा बुक नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, देखिए। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इस समय, अब फैक्ट यहाँ है, इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभ्यारण्य, 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। तो नेशनल गार्डन 85 है, अभ्यारण्य जो है 448 है, 16 जैव मंडल सुरक्षित यानी कि बायोलॉजिकल रिजर्व क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 16 है। इन तीनों को आप याद रखेंगे। बिहार में कांवड़ झील पक्षी बिहार बेगूसराय में है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। अब पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो इन बिहार के संबंध में इन सभी को आप याद रखेंगे। तो साथियों, अब इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चे काफ़ी प्रसन्न हुए फौजी चाचा की इस बातचीत के क्रम में, उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल गई। अब हम लोग भी इस प्रसन्नता के साथ जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको देख लेते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? 10 लाख प्रकार की। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अर्थात पर्णपाती वन। कौन उभयचर जीव है? कछुआ, मेढक। तो यहाँ ऑप्शन में कछुआ है। इनमें कौन सा राष्ट्रीय पशु है? बाघ। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। जो पादप प्रजाति विलुप्त हो रही थी उसकी सूची जो है वो रेड डाटा बुक में बनाया जाता है। और आपने देखा कि रेड डाटा बुक 1970 में जो 2 संस्थान थे, एक कलकत्ता का और एक उत्तराखंड का जो संस्थान था, इन दोनों का नाम बोटोनिकल गार्डन था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से नामों की चर्चा कर देता हूँ। यहाँ 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस कलकत्ता में है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में उनका मुख्यालय है, तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसका मुख्यालय है। इन दोनों के द्वारा रेड डाटा बुक जो विलुप्त हो रहे पादप प्रजातियों की सूची तैयार की गई, उसी को रेड डाटा बुक नाम दिया गया। आगे हैं, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभ्यारण्य है और 16 यानी जैव विविधता रिजर्व क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वन है तो हम है, एक कहावत है, नारा है, आप ऐसे याद रखें। कृत्रिम रूप से किए गए पौधेरोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है, और प्राकृतिक रूप से बड़े क्षेत्र पर जब वृक्ष उगते हैं, वनस्पति उगती है, तो उसे वन कहा जाता है, या प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। हिमालयन यव से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी है। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। पतझड़ वन को आप पर्णपाती वन भी कहते हैं। और अगर किसी राज्य के सेंस में कहें तो महाराष्ट्र में भी आपने देखा, और कर्नाटक प्रसिद्ध प्रमुख राज्य है जिसमें चंदन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिला में है। और आपने देखा पश्चिमी चंपारण में है,
भी वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और अमेजन वन को, या कह सकते हैं कि वो जो जो पृथ्वी का, यहाँ तो वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ अमेजन वन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आप सभी इन तथ्यों को याद कर लेंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे या ना दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।